तो आज हम लोग क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर न्यायपालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक देखने को मिलती है। आजकल तो और झलक मिल रही है। न्यायपालिका और विधायिका या फिर विधायिका के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी या फिर कार्यपालिका के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी की सरकार से मतभेद चल रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका में एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। जो वहां जज होते हैं ना, वो जब रिटायर होने लगते हैं तो अपने ही जान पहचान के किसी को जज बना देते हैं। तो इससे तो फिर जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो पीछे रह जाएंगे। जो सही में होनहार है, जो जज बनने लायक है, वो तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पक्षपात कर रहे हैं। तो इसमें मोदी सरकार कह रही है कि अब ये कॉलेजियम सिस्टम को कम करना चाहिए या खत्म करना चाहिए, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हो और अपने मन पसंद लोगों को जज बना के जाओगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम ही जज हो। तो इसलिए तो और भी कई चीजें को लेकर न्यायपालिका सुर्खियों में बनी रहती है। जैसे हमारे पास लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों, उन पे सुनवाई नहीं हो रही है। जो जज होते हैं वो ज्यादातर छुट्टियां मनाते रहते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी में 3-4 घंटे वो लंच के बहाने या किसी बहाने ऑफ कर देते हैं। तो वो भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि आतंकवादियों को लेके हमारा न्यायपालिका थोड़ा सा ज्यादा सहानुभूति दिखाया है। जैसे एक अजमल कसाव नाम का आतंकवादी पकड़ा गया था, जो मुंबई पे हमला किया था ना, लोगों को मारा था। तो उसको बचाने के लिए जो उसके समर्थक लोग थे, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के और सुनवाई करवाए थे कि बच जाए, लेकिन नहीं बचा, क्योंकि उसके पक्ष में कोई सबूत रहेगा तब तो कोई बचा पाएगा। तो न्यायपालिका बहुत ही कारणों से सुर्खियों में रहती है। अखबार पर नजर डालते ही हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है न्यायपालिका के बारे में। और ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि न्यायपालिका भी हमारे सरकार का अंग है। समझ में आया? सरकार के अंग क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो जितना कार्यपालिका इंपॉर्टेंट है उतना ही न्यायपालिका, उतना ही विधायिका। हम ये नहीं कह सकते कि केवल मोदी सरकार इंपॉर्टेंट है और न्यायपालिका इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर उतना ही है। समझ में आया? उनका अलग क्षेत्र है, इनका अलग क्षेत्र है। समझ में आया? लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, सुलझाने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। हमने 5 साल के लिए सरकार चुन लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सरकार हमारे हर बात का ध्यान रखेगी, हर सपनों को पूरा करेगी। हमारे और सरकार के बीच में कभी मतभेद नहीं होंगे। और यदि पब्लिक में और सरकार में मतभेद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका समझौता कौन करवाएगा? न्यायपालिका। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लड़ाई हो गई तो उसका निपटारा कौन कराएगा? न्यायपालिका। राज्य सरकार में लड़ाई हुई तो भी न्यायपालिका निपटारा कराएगी। और हमारे तुम्हारे बीच लड़ाई हो गई तो फिर इसका भी निपटारा, जैसे आम पब्लिक के बीच में भी डिस्प्यूट होते हैं, तो इसका भी निपटारा कौन कराएगा? न्यायपालिका। क्लियर है? हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून शासन चलाता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून तो सब पे लागू होता है ना।
और सब पे बराबर कानून लागू होता है, और किसी ने कानून तोड़ा तो एक प्रक्रिया के तहत उसको दंड दिया जाता है। क्लियर है? कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। शासन लागू करवाने के लिए एक न्याय व्यवस्था है। कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा भी देने के लिए एक न्याय व्यवस्था है हमारे पास। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। क्लियर है? सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। क्या करती है? भारतीय सरकार का अंग है न्यायपालिका, और इसी चलते भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। क्लियर है बात? यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, इस पर किसी का भी दबाव नहीं है, किसी भी सरकार का दबाव नहीं है, किसी की भी सरकार आए, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, पहले इसको देखते हैं। स्वतंत्र है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच कोई संबंध है? तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है और अदालतों के बीच आपस में संबंध क्या है। सबसे नीचे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें सिस्टम कैसे बंधा हुआ है, ये चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? देखो ये सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर है जो प्रगति मैदान में है। क्लियर है? दिल्ली में ही है सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, पहले इसको हम देखते हैं, ध्यान से सुनना। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, यह भी बात है। कई बार ऐसा हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थी को पीट रहे हैं और उनकी मौत हो गई विद्यार्थी की। कई बार ऐसा हुआ है कि शिक्षक ने इतना पीट दिया कि लड़का अपंग हो गया। तो आप इतना नहीं कर सकते हैं, इसका निर्धारण कौन करती है? न्यायपालिका। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच बहुत सारा टकराव था कि पानी का बंटवारा कैसे होगा। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा भी दे सकती है। कोई आदमी सोने का गहना पहन के जा रहा है और तुमने बीच में लूटपाट कर लिया और पहचान में आ गए, तो सजा कौन देगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। अभी मैंने बताया, सरकार के बीच की लड़ाई हो, सरकार जनता के बीच की लड़ाई हो, जनता के बीच की लड़ाई हो, किसी भी तरीके की लड़ाई, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट का निपटारा कौन कराती है? न्यायपालिका। क्लियर है? न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। कि संविधान में क्या नियम है, किस नियम से कैसे क्या होता है,
इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून कैसे बनते हैं हमारे देश में? जो हमारी विधायिका है, बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के कितने भाग हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो यदि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से कोई कानून पास हो भी गया और न्यायपालिका को लगता है कि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, तो वो कानून को रद्द कर सकती है। इतना पावर है उसके पास। प्रधानमंत्री ने जिस कानून को पास करवाया उसको रोकने का पावर है, और इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। क्लियर है? कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। कानून की रक्षा करती है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जैसे हम एक बार सरकार चुन लिए तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के गुलाम हो गए। यदि सरकार कोई गलती करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें संविधान से स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं, और ऐसे ही कई प्रकार के और भी अधिकार मिले हुए हैं जिससे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से राइट टू वोट, हमको वोट देने का अधिकार है। किसने दिया? संविधान ने। राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने। तो ऐसे ही कई तरीके का अधिकार संविधान ने दिया है, और यदि कोई भी हमारे अधिकार को छीनने की कोशिश करेगा तो हम किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका हमारी रक्षा सुरक्षा करने का वचन देती है। क्लियर है? अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। क्लियर है? क्लास 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21(21) में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, और इसमें स्वस्थ रहने का अधिकार भी है। क्लियर है? राइट टू हेल्थ। यदि कोई हमसे स्वस्थ रहने का अधिकार छीनेगा तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, केजरीवाल कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमारे पास तो स्वस्थ रहने का अधिकार है ना। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं जब राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमारी रक्षा नहीं करेगी। तो वैसे ही एक कोई है जो कि घायल हो गया है, जो हॉस्पिटल इलाज नहीं करेगा, तो फिर कोई क्या कर सकता है? न्याय मांगेगा। तो हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, और यह अधिकार मौलिक अधिकार किसने दिया? संविधान ने हमें दिया है, हर पब्लिक को। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा को तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि कोई आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में आ जाता है
तो उसको विशेष रूप से व्यवस्था होना चाहिए कि नॉर्मल केस को थोड़ा साइड करके इमरजेंसी केस पे ध्यान दिया जाए। क्लियर है? तो ये हो गया न्यायपालिका कैसे काम करती है, क्या काम करती है। अब देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, कैसे कैसे स्वतंत्र होती है। क्लियर है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। मान लो नेता किसी पद को हटा सकता है, किसी न्यायाधीश को, या उसका तबादला कर सकता है, जैसे आईएएस ऑफिसर का तबादला ये लोग कर देते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। जब नेता उसको हटा सकता है तो वो तो नेता से डरा रहेगा जज, तो फिर वो जजमेंट कैसे देगा, न्याय कैसे देगा लोगों को। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए। कोई भी जज होगा, मान लो कि कोई ईमानदार जज है, उसको हटा देगा और किसी अपने चमचे को जज बना के बिठा देगा, तो वह हमेशा फैसला नेता के पक्ष में ही सुनाएगा। तो इसे स्वतंत्र न्यायपालिका कर सकते हैं, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि न्याय तो हमें मिला ही नहीं। किसके पक्ष में फैसला जाता है हमेशा? पावरफुल आदमी, नेता के हाथ में। तो इसीलिए हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। क्लियर है? अभी भी है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो झूठ को सच या सच को झूठ न्यायपालिका में करवा सकते हैं, बड़े बड़े वकील खरीद के। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी कितना भी पावरफुल हो, न्यायपालिका के पावर को कम नहीं कर सकता, न्यायपालिका को अपने इन्फ्लुएंस में अपने पक्ष में फैसला नहीं करवा सकता। क्लियर है? इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। कैसे हुआ है शक्तियों का बंटवारा? जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका से काम में दखल नहीं दे सकती। चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकता। क्लियर है? अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। यदि उच्च न्यायालय के या किसी भी कोर्ट के जजों की बहाली में सरकार की दखलंदाजी होगी, नियुक्ति होगी, तो वो तो अपने मन माफी करवा लेंगे, जज रखवा लेंगे। तो इसीलिए जो जज की नियुक्ति होती है उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होता है। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी न्यायाधीश ने तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया तो तुम उसे हटा सकते हो, बहुत मुश्किल होता है उसको हटाना।
न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। क्लियर है? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और इसके आधार पर वो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। पब्लिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। क्लियर है? तो भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? कैसी अदालतों का, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो इस संरचना को देखते हैं। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तरों पर अदालतें होती है। कितने स्तरों पर? 3। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। सबसे पहले आदमी केस करता है तो कहां जाता है? जिला अदालत। हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक अदालत होता है जिसे क्या कहते हैं? जिला अदालत, जो सबसे निचले स्तर पे होता है। क्लियर है? ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। किसी शहर में होगी या किसी जिला में होगी। क्लियर है? यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई कर सकती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। क्लियर है बात? हर जिले में एक अदालत होती है, उसका न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य की सबसे ऊंची अदालत कौन होती है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय से भी ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि दिल्ली में है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देगा उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? जी हां। यदि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किए और हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के भी न्याय से हम संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले निचली सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जो ऊपर का न्यायालय फैसला सुना दिया वो नीचे का न्यायालय ऑटोमेटिक मानेगा। क्लियर है? इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। क्लियर है बात?
अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। एक हम मतलब एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे केस का जो कि निचली अदालत पे हुआ था और सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा था। तो वो केस क्या था? 1980 के फरवरी में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। क्लियर है? लड़की कितने साल की थी? 20 साल की। शादी कब हुई थी? 1980 के फरवरी महीने में। किसने किया था? लक्ष्मण कुमार ने। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई और वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। अब कहां जाएंगे न्याय के लिए? अदालत। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाही के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। 1 दिसंबर की रात को। और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। लक्ष्मण के घर में घुसे कि चीख क्यों निकल रही है, धक्के देके घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही हैं। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। पड़ोसियों का बयान है ये। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा, अब परिवार वालों ने क्या कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। सुधा के ससुराल वाले, उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। ससुराल वालों की डिमांड थी कि जब पहला बच्चा पैदा होगा तो क्या दिया जाए? लड़की की तरफ से, घर वालों की तरफ से एक स्कूटर और एक फ्रिज। तो ये लड़की वालों का बयान है, लड़की के घर वालों का और पड़ोसियों का। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों के साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ मतलब लक्ष्मण के बड़े भाई सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। अब तो पकड़े गए ना, पड़ोसियों ने भी बयान दे दिया कि सुधा ने उनसे ये कहा था। क्लियर है? 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां चले गए? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। दोनों तरफ से वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या सुनाया? फांसी की सजा। और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मिट्टी का तेल भी था, आग भी लगी थी, लेकिन वो मिट्टी के तेल वाले स्टोव को जला रही थी और दुर्घटनावश वो मिट्टी का तेल उस पर गिर गया और आग लग गई और वो जल गई। वकील को खरीद लिया होगा, पैसा पूरा दिया होगा।
शायद आपको क्लास 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। अदालतों में वकील बिक जाते हैं और फैसला दोषियों के पक्ष में आ जाता है। तो जो महिला संगठन थी जो दहेज प्रथा के खिलाफ थी, उन्होंने क्या किया, देखा कि अदालतें उन्हें दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से ये महिलाओं को हर्ट हुआ, काफी ज्यादा हर्ट हुआ। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। अगली अपील किसने दायर कर दी? महिला कार्यकर्ता थी, संगठन था, उन्होंने दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। क्लियर है? कहां मामला चला गया? सुप्रीम कोर्ट। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। लो, मामला शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तीनों को फांसी, फिर गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में तीनों बरी, फिर गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक बरी हो गया, बाकी दोनों को उम्र कैद। तो उम्र कैद भी 14 साल की सजा होती है। तो ये क्या न्याय मिला उस महिला को जिसको जल के मार दिया गया, जला के? नहीं मिला, क्योंकि एक तो 14 साल की सजा होती है उम्र कैद। उम्र कैद मतलब जीवन भर जेल में रहना, ऐसा नहीं है, 14 साल रहना है। और 14 साल में भी तुम कई बार पेरोल लेके बाहर आ सकती हो, कुछ ना कुछ कारण बता के, कोई ना कोई बहाना बना के, और उसके बाद भी तुम बेल ले सकती हो। बीच में कोई ऐसा कुछ सिस्टम हो गया, तुम्हारे पक्ष में आ गया, या फिर पैसा रुपया खिला पिला के फिर से वकील के माध्यम से बेल ले सकती हो। तो मरा कौन? जीवन किसका गया? सुधा का। तो यह है हमारी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था स्वतंत्र होते हुए भी पब्लिक को पूरा न्याय नहीं कर पाती है। यदि ये न्याय कर पाती तो तीनों के जजमेंट जो थे, तीनों कोर्ट के जजमेंट लगभग मिलते जुलते होते। क्लियर है? दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज प्रथा का मामला समाज के विरुद्ध अपराध श्रेणी में आता है। यह अपराध या फौजदारी, यह आपराधिक कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी या दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। फौजदारी या आपराधिक कानून जो लिखे गए हैं उसका उल्लंघन है दहेज प्रथा। तो अब फौजदारी कानून और दीवानी कानून में अंतर को देखते हैं। सबसे फर्स्ट में फौजदारी कानून में क्या होता है
ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। ये किस में आते हैं? फौजदारी कानून में। दीवानी कानून में क्या है? इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन या अवहेलना से होता है। व्यक्ति विशेष का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हुआ तो दीवानी कानून, और चोरी हुआ, दहेज के लिए औरत को तंग किया गया या हत्या की गई तो फौजदारी कानून। अब दीवानी कानून का उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद दीवानी कानून में आ जाता है। फौजदारी कानून में सेकंड पॉइंट है, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, मतलब जिसे एफआईआर कहते हैं, दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। सबसे पहले क्या होगा? एफआईआर। उसके बाद पुलिस जांच करेगी, उसके बाद अदालत में केस चलेगा। दीवानी कानून में क्या है? प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। डायरेक्ट न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। पहले याचिका दायर की जाएगी, अगर मामला किराए से संबंधित निकला तो कोई भी क्या कर सकता है? मुकदमा दायर कर सकता है। अगर देखो, फौजदारी कानून में तीसरा पॉइंट क्या है? अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। इसमें क्या है? दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक या किराएदार के बीच में विवाद है तो अदालत यह आदेश देती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। कई बार ऐसे होते हैं कि मकान में जो किराएदार होते हैं वो हटते ही नहीं, उसी में रहते हैं, तो मकान मालिक परेशान हो जाता है। ठीक है, तो अदालत की व्यवस्था हमारे पास है, तो इसको देखते हैं कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। कोई भी आदमी जा सकता है अदालत में, न्याय मांग सकता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय की अदालत में जा सकता है। अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत की शरण में जा सकता है, अदालत से अपना न्याय मांग सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि पैसा रुपया ज़्यादा खर्च होता है। वकीलों को पैसा देना पड़ता है, कार्रवाई के लिए कोई ना कोई वकील करना पड़ता है। उसमें जो गरीब लोग होते हैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा समय लेता है अदालत। अलग अलग डेट पे बुलाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पब्लिक को मिलती है तो क्या मिलती है? सिर्फ तारीख। न्याय तो बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। कोई दिन भर मजदूरी करता है तो वो मजदूरी करे कि अदालत के चक्कर काटे? बताओ।
एक दिन अदालत जाएगा तो बहुत सारा नुकसान होगा उसको। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए एक प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। देखो, तुमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तमाम चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकती हो यदि तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। यदि कोई आदमी आने में असमर्थ है तो जो वो फैक्स भेजता है या पत्र भेजता है या तार भेजता है, टेलीग्राम जिसे कहते हैं, तो उस पर भी जनहित याचिका की सुनवाई की जा सकती है। बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका या हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलवाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया। बिहार में बहुत सारे कैदी थे जो सजा काट चुके थे, फिर भी उनको बेल नहीं मिल रही थी, तो इस पर भी सुनवाई की गई। और बहुत सारे अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को जबरदस्ती उनको रख लेते थे, अपने पास गुलाम बना के रखते थे दास की तरह, तो उन्हें मुक्ति दिलाई गई। किसके माध्यम से? जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के दोपहर का भोजन जो मिड डे मील कहा जाता है उसे दिया जाता है? उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखें और नीचे दिए गए विवरणों को पढ़ें। समझ में आया? जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है वो भी किसका परिणाम है? एक जनहित याचिका का ही परिणाम है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं क्या है। चित्र 1, 4 चित्र है यहां। चित्र 1 में देखो, ये सूखा पड़ा हुआ है। वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का काफी अभाव पैदा हो गया था। उड़ीसा और राजस्थान में बहुत सूखा पड़ा था। चित्र 2 देखते हैं। देखो, यहां अनाज रखा हुआ है बहुत सारा। चित्र 2 में सरकारी गोदाम में अनाज भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। लो, एक तरफ लोग भूखे मर गए थे राजस्थान और उड़ीसा में, और दूसरी तरफ सरकारी गोदाम में अनाज चूहे खा रहे थे। तीसरे चित्र में देखते हैं। तीसरे चित्र में देखो, बहुत सारे लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राइट टू फूड, सबको भोजन करने का अधिकार है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम में अनाज भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन का व्यवस्था कराना राज्य का दायित्व है, सबको भोजन मिलना चाहिए।
अनाज का बंटवारा करो। गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं और लोग खाने बगैर मर रहे हैं। क्लियर है? तब ये क्या हुआ? मिड डे मील। फोर्थ पिक्चर देखो। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए, बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। मतलब सबको सस्ती दर पे भोजन व्यवस्था कराओ और बच्चों को स्कूल में दोपहर का खाना भी खिलाओ। ये राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इसकी जांच करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया, उनकी ज्वाइनिंग की गई। क्लियर है? आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना है। आम आदमी तो अदालत तक पहुंच ही नहीं पाता है। आम आदमी अदालत पहुंच गया तो समझो न्याय मिल गया उसको। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा मिड डे मील वाला। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 का व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसलिए राशन की दुकानों पर देखते हो राशन मिलता है बहुत। क्लियर है ना? लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। बहुत सारे गलत फैसले भी अदालत ने दिए हैं जो आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचाया है। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि झुग्गी झोपड़ियों या बस्तियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। जहां झुग्गी झोपड़ी होती है ना, उन्हें हटा के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो डीलर्स होते हैं, वहां बड़े बड़े मॉल बना देते हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, तो उनका तो नुकसान हो गया। समझ आया? जो गरीब लोग थे, तो अदालत कहीं कहीं फैसला देने में चूक जाती है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें गलत नजरिए से देखा जा रहा है, जैसे वो आतंकवादी हो, घुसपैठिए हो। जबकि पहले वाले फैसले, जैसा कि 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया था, में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। पहले झुग्गी वालों के पक्ष में फैसला दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया? अदालतें उनके खिलाफ फैसला दे रही है। मतलब उनके फैसले से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला यह मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई साल लगा देती है। अदालत किसी भी मुकदमे को सुनवाई करने के लिए बड़े बड़े डेट दे देती है, लंबा समय ले लेती है। इससे आम आदमी तो जाएगा ही नहीं। आम आदमी तो ज़्यादा कोशिश ही नहीं करेगा न्याय पाने का। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इंसाफ में देरी होगा तो इंसाफ का कत्ल हो जाएगा, इंसाफ मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो अदालतों को ऐसा काम करना चाहिए कि न्याय में देरी ना हो, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश भी लगाया है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा भी की है। संविधान सभा के सदस्यों ने
एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत जरूरी है हमारे देश में और होना भी चाहिए।